all, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. So this is Saloni Pandey, your psychology educator. And students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions, part 1 of your chapter Human Development from class 11th Psychology. So as you all know कि हमने हमारा ये chapter already complete कर लिया है and already हमने इसके multiple choice questions भी complete कर लिए हैं. So now we are going to discuss the most important questions, part 1 of your this chapter, जिसमें हम वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. देन हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है, आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होगा, आई होप सो ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको एक बार और बिल्कुल ब्रीफ में बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है. व्हेनेवर देयर आर क्वेश्चंस दैट आर वेरी शॉर्ट, जनरली ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इसको 30 वर्ड्स में आंसर करना होता है. सो जस्ट राइट ओनली वट एवर यू हैव बीन आस्क्ड. जितना पूछा गया है बस उतना ही अपने आंसर में इंक्लूड करना है, ना उससे ज्यादा लिखना है ना उससे कम लिखना है. अगर एक आध एग्जाम्पल याद आ जाए तो लिख देना, बट उसको एक्सप्लेन मत करना. इसमें आपको फ्लो चार्ट और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन में पूछा है बस उतना ही लिखो. 30 वर्ड्स में ही हमको लिखना है, क्योंकि आप 50 या 60 वर्ड्स लिख भी दोगे तो वो आपको 2 मार्क्स ही देंगे, उससे ज्यादा तो देंगे नहीं. सो अपना बहुत ज्यादा टाइम इस तरह के क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम समय में इसको आपको कंप्लीट कर लेना है. देन यू हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जनरली ये 3 मार्क्स 60 वर्ड्स के होते हैं, या फिर ये आपके 4 मार्क्स एंड 120 वर्ड्स के होते हैं, है ना. किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं. तो आपको इसमें क्या करना होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने आंसर का देना होता है ना. एंड देन जस्ट मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर. इंट्रोडक्शन दो और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बस मेन पार्ट को आंसर कर दो. यहाँ पर भी आपको सेम चीज ही करनी है, दोनों में ही सेम में, मतलब दोनों में सेम करना है. इंट्रोडक्शन देना है, मेन पार्ट देना है. यहाँ पर लगता है तो कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ में मेन पार्ट और कंक्लूजन भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वर्ड लिमिट हमारे पास में ज्यादा होता है. सो वी कैन कंक्लूड एज वेल. और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अपनी फ्लो चार्ट्स, टेबल, माइंड मैप, है ना, जो भी सारा कुछ लगता है कि यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप वो भी करो. फाइन. तो हमारे पास में 120 वर्ड्स में तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट होती है. सो हियर वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. 60 वर्ड्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट पर फोकस करेंगे. कोशिश करेंगे कि अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखें. ठीक है, आंसर को कैसे लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और हाइलाइट्स करें. ठीक है, ये सारा पैटर्न अगर आप अपने आंसर्स में फॉलो करते हो तो आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके और बाकी आपका अपना नॉलेज अबाउट दी टॉपिक, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. और इसी के साथ में हम हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. मैं आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ और आपको बताती भी हूँ. सो आई होप सो कि अभी उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ समझ चुके हो. नहीं समझे तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, सो स्टार्ट करें सेशन को. चैप्टर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है ना आपकी साइड से, मेरी साइड से तो सब कंप्लीट है. आई होप सो आपने भी सब कुछ पढ़ लिख के कंप्लीट करके रख लिया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम वेरी शॉर्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैच्योरेशन. मैच्योरेशन से आप क्या समझते हो. मैच्योरेशन जो होती है ना, वो एक तरह के चेंजेस होते हैं जो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होते हैं. देखो क्या होता है. Maturation refers to the changes that follow an orderly sequence and are largely dictated by the genetic blueprint which produces commonalities of our growth and development. देखो, maturation का मतलब होता है चेंजेस जो एक सीक्वेंस में होते हैं, है ना. और ये सबसे ज्यादा हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट के थ्रू होते हैं. मतलब जो भी जिस भी तरीके से हमारा जेनेटिक मेकअप होगा, जिस भी तरह का हमारा जीन्स होगा, उसी के थ्रू यहाँ पर जो है सारे चेंजेस होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं. और ये सभी चेंजेस की वजह से हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट में कॉमनलिटीज आती हैं, है ना. जो कॉमन चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, आपके कोई सिबलिंग है, तो आप दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम ही है ना. तो यहाँ पर आपके और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कॉमनलिटीज आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी. सो दैट इज बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन.
क्लियर। तो आपको लिखना है कि मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। चेंजेस जो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहे हैं, जेनेटिक ब्लूप्रिंट की वजह से, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कॉमनलिटीज लेकर आता है। बस ऐसे हाईलाइट करना और ऐसे अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। बस वर्ड लिमिट को मैच कर लेना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती चलूंगी, आपको बताती चलूंगी कि आप आंसर में क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको आंसर कैसे करना है। यहाँ पर उतना नहीं रहता पॉइंट वाइज वगैरह का, हाँ पॉइंट्स में लिख सकते हो तो लिख दो। जैसे मान लो पूछा है कि इस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो 2 पॉइंट्स उसके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वेरी शॉर्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट मत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है उसको डिफाइन करो। सो देखो, phenotype is the way an individual's genotype is expressed in observable and measurable characteristics. phenotype एक तरह का तरीका है जिसमें एक इंडिविजुअल के जीनोटाइप को ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। It includes physical traits such as height, weight, eye, skin color and many of the psychological characteristics. इसके अंदर physical traits जैसे आपकी height क्या है, आपका weight क्या है, आपके eyes का color क्या है, skin का color क्या है, और psychological characteristics जैसे आपका intelligence, creativity, personality, ये सभी चीज़ों को include किया जाता है। तो phenotype is the way an individual's genotype is expressed. किस तरह से एक इंडिविजुअल के जीनोटाइप को एक्सप्रेस किया जा रहा है उसे phenotype बोलते हैं, ठीक है। इसमें हाईलाइट कर देंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कैसे करोगे एक बार और बता देती हूँ। फिनोटाइप इज द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेट्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इससे ज्यादा और इसमें इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, आ रहा है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मीनिंग ऑफ टेराटोजेंस। टेराटोजेंस का क्या मीनिंग होता है वो आपको यहाँ पर बताना है, आपने पढ़ा हुआ है ना। देखो, टेराटोजेंस इज अ सोर्स ऑफ थ्रेट टू प्रीनेटल डेवलपमेंट। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है ना, मतलब वॉर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो सोर्स ऑफ थ्रेट्स होते हैं उन्हें टेराटोजेंस बोलते हैं। मतलब जिसकी वजह से जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उस पर किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है, उन्हें टेराटोजेंस बोलते हैं। एनवायरमेंटल एजेंट्स that cause deviations in normal development that can lead to serious abnormalities or death. इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इन्वायरमेंटल एजेंट, जो हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, या मदर के आसपास उसके सराउंडिंग में जो भी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो उसके नॉर्मल डेवलपमेंट को कॉज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सीरियस एबनॉर्मेलिटीज़ या डेथ भी हो सकती हैं। तो टेराटोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, वो सभी सोर्स ऑफ थ्रेट्स जिसके थ्रू प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है उस पर खतरा मंडरा रहा होता है। फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट से आप क्या समझते हो, है ना। इंट्यूटिव थॉट हमने पढ़ा हुआ है ना हमारे चैप्टर के अंदर कि बेसिकली जो आपके जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है वैसे वैसे करके अप्रॉक्सीमेटली 4-7 साल की एज के बीच में उसके अंदर क्यूरियोसिटी आने लग जाती है, वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है जो भी उसके आसपास में हो रहा है, जो भी उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उन सारी चीज़ों को लेके। पियागेट ने इसी तरह की स्टेज को इंट्यूटिव थॉट बोला है। तो इंट्यूटिव थॉट का मतलब क्या होता है कि जब आपके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आप क्यूरियस हो जाते हो चीज़ों को जानने के लिए, तो बोलते हैं कि आपका इंट्यूशन है या मेरे अंदर मुझे ये एक चीज़ फील हो रही है, ठीक है, तो उसे इंट्यूटिव थॉट बोलते हैं, जो आपके अंदर से निकल के आ रहा होता है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है, जैसे जैसे वो 4 to 7 ईयर्स ऑफ एज में होता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आने लग जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछ रहते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये है तो ये क्यों है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब एक्सप्लेन किया था, है ना। तो ऐसे वो हमेशा पूछते रहेंगे कि ये स्काई है तो स्काई ब्लू क्यों है, ये ट्री है तो ट्री ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ये सामान ऐसा क्यों रखा रहता है, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ पर क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूटिव थॉट। क्लियर, पियागेट ने इसे ही इंट्यूटिव थॉट की स्टेज बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, जेना सॉ अ न्यूबॉर्न बेबी इन अ हॉस्पिटल हु वाज डूइंग सम एक्शंस, व्हाट आर कॉल्ड दीज एक्शंस, गिव सम एग्जांपल ऑफ इट। जेना ने हॉस्पिटल में एक न्यूबॉर्न बेबी को देखा, वो न्यूबॉर्न बेबी ना कुछ कुछ एक्शंस कर रहा था, कुछ कुछ एक्ट्स कर रहा था। किस तरह के एक्शंस इसे बोला जाता है, या इस तरह के एक्शंस को क्या बोला जाता है, कुछ एग्जाम्पल देके बताओ, ठीक है। देखो,
द एक्शंस विच न्यूबॉर्न बेबीज डू आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो जनरली अपने हाथ पैर इधर उधर चलाते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। सोते में भी आप उनको देखो ना, सो रहे हैं स्माइल करते रहेंगे, हाथ पैर उधर मतलब अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करते रहेंगे, पैरों को स्ट्रेच करते रहेंगे, कभी स्माइल करेंगे, कभी रोने वाला फेस बनाएंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, है ना। अपनी बॉडी को कहीं ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। इन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। Now these govern the movement of newborns। ये कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है न्यूबॉर्न्स की उन सारी चीज़ों को दिखाती है, क्योंकि देखो जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बोल तो सकते नहीं है ना, दे आर जस्ट लाइक कि रो लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी मूवमेंट जो होती है ना वो बताती है कि उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उन्हें किसी तरह का कोई पेन तो नहीं हो रहा है, या वो लोग बिल्कुल जो है ठीक हैं। तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस के थ्रू पता चलती हैं। ये ऑटोमेटिक होती हैं, बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज़, अब जैसे क्या होता है पहले से बड़ी थ्योरीज वगैरह हुआ करती थी कि अगर बच्चा सो रहा है और सोते में वो स्माइल कर रहा है तो मे बी उसको कोई गॉड दिख रहे हैं सपने में, या कोई है जो उसकी मदर उसको फील हो रही है, बट एक्चुअल में उसको कुछ भी फील नहीं होता है। अभी उसको कुछ पता ही नहीं है ना, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस वो अपना थोड़ा बहुत अपनी मदर को समझ पाता है, पर उसके लिए भी उसको 10-15 दिन लगते हैं, है ना। अभी वो जस्ट न्यूबॉर्न है, अभी वो बस आया है और वो सारी चीज़ों को बस मतलब फील शायद कर रहा है, बट उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है या उसकी वजह से, दीज आर जस्ट ऑटोमेटिक। वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें करने लग जाता है, बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर टू स्टिमुली। जेनेटिकली कैरिड होते हैं ये, सर्वाइवल मैकेनिज्म्स एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सब्सिक्वेंट मोटर डेवलपमेंट। जेनेटिकली ये होते हैं सब्सिक्वेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म होते हैं और मोटर डेवलपमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसी तरीके से आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, इसी तरीके से आप समझ पाते हो, मतलब जो न्यूबॉर्न होते हैं वो समझ पाते हैं कि उनके हैंड्स कौन से हैं, उनके लेग्स कौन से, उनका फेस किधर है, क्या क्या सारी चीज़ें। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, एंड ये सभी जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर और ये पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यू रहते हैं। स्माइलिंग वाइज स्लीपिंग, ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। अब इतना सारा जो है आपको मतलब अच्छे से इसको लिखना है, ये आपका 30 वर्ड्स के करीब हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा या 25 हो जाएगा, इतना चलता है, लेकिन 30 to 50 नहीं होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे लिखोगे इसका मतलब आंसर कैसे करोगे? जैसे जैना ने न्यूबॉर्न बेबी को देखा हॉस्पिटल में, वो कुछ एक्शंस कर रहा था, इन एक्शंस को क्या बोलेंगे? तो आप लिखोगे कि जैना सॉ अ न्यूबॉर्न बेबी इन द हॉस्पिटल एंड who was doing some action. So these kind of actions are called reflexes. Reflexes are automatic and are built-in responses to stimuli. They are generally carried survival genetically carried survival mechanism and are building blocks of the subsequent motor development. Give some example of it. So some of the examples are like coughing, yawning, smiling while sleeping, etc. Is that clear? फाइन, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो ये सभी तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म अटैचमेंट। अटैचमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करना है हमको, सिंपल है, क्लोज इमोशनल बॉन्ड। जो एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड होता है अफेक्शन का, इन्फेंट्स उनके पेरेंट्स के बीच में डेवलप हो जाता है, केयर गिवर्स के बीच में, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल दे देना, लाइक अ मदर्स अटैचमेंट टू हिज और हर चाइल्ड, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देके बता सकते हो। कभी ऐसा लगे ना कि आंसर छोटा हो रहा है, एग्जाम्पल डाल देना एक आध, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक स्टेज होती है जो आपके सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ में आती है। जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आपके अंदर आने लग जाती है उस एक स्टेज को प्यूबर्टी बोलते हैं। यहाँ से बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस स्टेज भी होता है और यहाँ पर ड्रामेटिकल फिजिकल चेंजेस भी आते हैं ग्रोथ रेट में, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि ये बोला जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर अराउंड जब वो 10 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में जो है 12 ईयर्स के अराउंड जब हो जाती है तब उनके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लग जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, फिजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, और इसी एक स्टेज से हम बोलते हैं ना कि एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो प्यूबर्टी जो है वो एडोलेसेंस स्टेज में होती है। एग्जाम्पल वगैरह कुछ अगर चाहो तो लिख देना कि जैसे बॉयज़ में ऐसा होता है, गर्ल्स में ऐसा होता है, एक्सेट्रा। फाइन, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस,
ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के उनको आंसर करना है, कितने वर्ड्स में आंसर करना है, क्या एक पैटर्न रहेगा, बहुत अननेसेसरी नहीं लिखना है, बहुत क्या अननेसेसरी तो लिखना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। कहीं पर कोई भी तरह का डाउट आपको आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। डिफाइन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। देखो, adolescent thinking becomes more systematic in solving problems as they think of possible courses of actions, why something is happening the way it is, and systematically seek solutions. So Piaget called this type of logical thinking as hypothetical deductive reasoning. देखो, जो एडोलेसेंट होता है ना, अभी हमने एडोलेसेंट की बात करी, एडोलेसेंट की जो थिंकिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होती चली जाती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उनके लिए क्या आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से स्टेप्स लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई चीज़ इस तरह से होती है तो क्यों होती है, क्या उसके पीछे रीज़न है, और सिस्टमैटिकली किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढना, ये सारी चीज़ें एडोलेसेंट थिंकिंग के अंदर आती है। इसी तरह के लॉजिकल थिंकिंग को जो है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पियागेट ने बोला है, जहाँ पर आप जो है अच्छे से किसी चीज़ को सोच समझ के और फिर उसके पीछे के प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, उसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पियागेट ने कहा है। और इसमें आपको इंक्लूड करना है कोई पॉइंट तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर आपको जो आंसर दिख रहा है आपको वही आंसर अपने मतलब पेपर में भी लिखना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको जिस तरीके से अपने वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना है आप कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9। What are the factors that influence identity formation? Identity formation को कौन कौन से factors होते हैं जो influence करते हैं? देखो, the formation of identity during adolescence is influenced by several factors such as cultural background, family, societal values, ethnic background, socioeconomic status, and these all prevail upon the adolescent's search for a place in society. अब देखो, एडोलेसेंस में जो फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कल्चर भी होता है, सोसाइटी भी होती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, आपका अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, आपका एथनिक बैकग्राउंड भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और एडोलेसेंट स्टेज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं टू फाइंड और क्वेस्ट अ प्लेस विद इन अ सोसाइटी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। आप इसमें कोई एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। बस एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म डेलिंक्वेंसी। डिलिंक्वेंसी क्या होता है इसको डिफाइन करो। देखो, डेलिंक्वेंसी मतलब वैरायटी ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगल ऑफेंसेस टू क्रिमिनल एक्ट्स। ऐसा बिहेवियर जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, मतलब सोसाइटी में जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए। चोरी कर ली किसी ने किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, कोई लीगल ऑफेंस कर दिया, है ना, किसी के घर के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया। ये सारी चीज़ें, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं इन्हें डेलिंक्वेंसी बोलते हैं। variety of behaviors, ठीक है। Now, adolescents with delinquency and behavioral problems tend to have a negative self-identity, decreased trust and low level of achievement. अगर एडोलेसेंट्स के अंदर डेलिंक्वेंसी है, यानी वो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं, लीगल ऑफेंसेस करते हैं, तो उनकी एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है, उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ही कम हो जाता है, लो लेवल ऑफ अचीवमेंट रहता है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ ऐसे एडोलेसेंट्स होते हैं जो फैमिली कंडीशंस को देख के या पीयर प्रेशर में आके कुछ ऐसे एक्ट्स करने लग जाते हैं जो डेलिंक्वेंसी के अंदर आते हैं। इस तरह का बिहेवियर अल्टीमेटली उन्हीं के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेलिंक्वेंसी। What is सेंसरी मोटर स्टेज? इन्फेंसी स्टेज जो होती है वही आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है। एमसीक्यूज में हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार करा है, ठीक है। तो जिसने एमसीक्यूज देखे होंगे उन्हें पता होगा कि सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो फर्स्ट पियागेशियन स्टेज है या पियागेट की पहली स्टेज है, जहाँ पर इन्फेंट्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इस वर्ल्ड को बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल एंड मोटर एक्शंस। फिजिकल एंड मोटर एक्शंस के थ्रू जो इन्फेंट्स होते हैं वो इस वर्ल्ड को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, और इसी स्टेज को पियागेट ने अपनी फर्स्ट स्टेज दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज बोला है। तो सेंसरी मोटर स्टेज प्रिवेल्स अंडर द एज ऑफ 0 to 2 years, दैट इज इन्फेंट्स, और यहाँ पर वो अपने मोटर एक्शंस एंड फिजिकल एक्शंस के थ्रू वर्ल्ड को समझने की, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल रिफ्लेक्सेस हो गए, है ना, रिफ्लेक्सेस भी तो इसी स्टेज में होते हैं।
तो रिफ्लेक्सेस हो गए आपके, रिफ्लेक्सेस के साथ साथ में आपके जो है थंब सकिंग हो गया, हैंड स्ट्रेचिंग हो गया एक्सेट्रा, ये सभी जो है आपके सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाएंगे। सेंसेस और अपने मोटर्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, आप मतलब इन्फेंट्स। ओके और इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है, कोई एग्जाम्पल आपको लगता है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? तो जो आपकी स्टेज होती है जहां पर एक चाइल्ड को मेंटली कोई ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी आ जाती है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। Example, children draw designs, figures to represent people, trees, dog house, etc. The ability of the child to engage in symbolic thought helps to expand his or her mental world. आप मान लो 2 से 7 साल के बीच में जो एक चाइल्ड होता है ना, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को मेंटली प्रेजेंट करने लग जाता है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसके सामने है भी नहीं तो। जैसे मैं आपको बोलूंगी ट्री, तो एक ट्री का इमेज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, लेकिन जब आप छोटे थे, जब 2 से 7 साल के बीच में थे, तब उस एक एज में जब आपके साथ में ये चीज़ें होती थी, तो उसको जो है पियागेट ने प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला है, जहाँ पर आप मेंटली रिप्रेजेंट करने लग जाते हो। जैसे एग्जाम्पल देख लो, बच्चे ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, डिजाइन्स, फिगर्स बनाते हैं, पीपल, ट्रीज, डॉग, हाउस, ये सारी चीजें बनाने लग जाते हैं। आप उनको ड्राइंग बनाने को बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ फिगर बनाने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि कोई ना कोई एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उनका चल रहा होता है। यहाँ पर जो एबिलिटी है चाइल्ड की इन एंगेजिंग सिंबलिक थॉट, वो हेल्प करती है उसको कि वो अपने मेंटल वर्ल्ड को क्या करे, एक्सपैंड करे, ठीक है, और उसको जानने की समझने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं उसका माइंड यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है? तो इट इज अराउंड 7 to 11 ईयर्स। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप लॉजिकल ऑपरेशंस, रीजनिंग, ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हो, बट कैन नॉट डील विद एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के साथ में नहीं, लेकिन लॉजिक यूज करना किसी चीज के पीछे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को ढूंढना, उसके बारे में समझने की कोशिश करना, क्या चीज कैसे हो रही है, तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट जाती है। 7 to 11 ईयर्स के करीब में होती है, इसको पियागेट ने ऑपरेशनल स्टेज बोला है, ठीक है। तो ये जितना मैं बोलती हूँ ना, ये सब आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर में लिखा करो, एग्जाम्पल वगैरह दिया करो। ऐसा ना हो कि यहाँ जो लिखा है बस उसी को आप कॉपी कर दो एंड दैट्स इट। नो, खुद से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप से आंसर्स बनाने की, फ्रेम करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की क्या सारे कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, the way children come to distinguish right from wrong, to feel guilty, to put themselves in other people's position and to help others when they are in trouble are all components of moral development. जिस तरीके से एक बच्चा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहाँ पर उसने गलती कर दी है, कहाँ पर उसको सॉरी फील करना चाहिए, कैसे वो दूसरों की सिचुएशन को खुद को उस प्लेस पर रख के समझने की कोशिश करता है, दूसरों को हेल्प करता है जब वो किसी ट्रबल में होते हैं, ये सब मॉरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आप गलत हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, जब आप किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको जाके हेल्प करो, ये सारी काम करना। जब कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में है और आपसे अपनी बात को शेयर कर रहा है, तो ना केवल सिंपैथी बट उसके साथ में एम्पैथेटिक होना, ये सब मॉरल डेवलपमेंट के अंदर होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके एक चाइल्ड के अंदर डेवलप होता है। क्लियर? सारा कुछ समझ में आया? किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर्स को करेंगे। अब ये हमारे वेरी शॉर्ट हो गए कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। फाइन, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड हेयर वी स्टार्ट आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर रेटिंग पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द जेनेटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले आप इसमें बताओगे कि एक्चुअल में जेनेटिक फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले आप इसमें बताओगे कि जेनेटिक फैक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं या जीन्स क्या होते हैं, है ना। तो आप बताओगे कि जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं हेरिडिटरी होते हैं, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, वो जेनेटिक्स होते हैं। क्लियर? या वो जीन्स होते हैं। फिर आप बताओगे कि कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जीन्स प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट एंड टाइम टेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।
जीन्स जो है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देते हैं, एक तरह का टाइम टेबल जो है वो क्या बोलते हैं प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। जो प्रिंसिपल्स हैं हेरिडिटी के दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एवरी स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड। जो हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो यही बताते हैं कि कैसे एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हो रहे हैं जेनेटिक कोड के थ्रू। And it is because of the human genetic code that a fertilized human egg grows into a human baby and cannot grow into an elephant, a bird or a mouse। और ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम कि अगर एक ह्यूमन का एग है तो वो ह्यूमन बेबी को ही ग्रो करेगा, वो किसी तरह के बर्ड, माउस या एलिफेंट को ग्रो नहीं करेगा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स। और ये जेनेटिक फैक्टर्स इस तरह से सारी चीज़ों को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं। जीन्स जो हैं फिर ये वापस आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये पूरा कुछ आपको लिखना है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लूप्रिंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जिसके थ्रू ये डिफाइन होता है कि हमारा डेवलपमेंट किस तरह का होगा, हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ये किस तरह के होंगे, यानी आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी आई कलर, आपका स्किन कलर, आपके अंदर कॉग्निशन किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स के थ्रू ही होती हैं। तो इसीलिए जेनेटिक मेकअप जो है ना वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा जैसा जेनेटिक होगा वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होगा। कोई एक आधा एग्जाम्पल इसमें दे देना, इसमें एग्जाम्पल दे देना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देयर इज अ चाइल्ड जिसका नाम है मोहन, है ना। मोहन एक ऐसी फैमिली में उसका बर्थ हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या अब जो है मतलब उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, उसके पेरेंट्स जो है वो बड़े ही शार्प माइंडेड हैं। लेकिन मान लेते हैं कि किसी वजह से उसको बहुत अच्छी स्कूलिंग वगैरह नहीं मिली है, तो भी एटलीस्ट वो अपने माइंड को इतना ज़्यादा तो यूज़ कर ही लेगा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या थिंकिंग वगैरह करना, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक्स के थ्रू उसके अंदर आई हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में। क्लियर, समझ में आया? ओके गुड, चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सॉरी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक कोड वगैरह ये सब हो गया। अब जेनेटिक ट्रांसमिशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन में होते हैं, और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू पोसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जेनेटिक्स जो होते हैं ना वो इतने सारे होते हैं कि आप अगर सोचो कि वो सारे आपके अंदर आएंगे तो ऐसा नहीं होता। आप उसमें से कुछ आपके अंदर आते हैं, कुछ आपके सिबलिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, फिर आपसे फिर वो बहुत सारे डेवलप होते हैं, फिर वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में नोट करना है, और जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर दिख रहा है ना, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको भी लिखना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि शॉर्ट आंसर्स को कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज लिखें, हाईलाइट करते हुए चलें। जहां पर सिर्फ रिक्वायर्ड है ना कि जैसे बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट लिखो या किसी चीज़ को बताओ, तब आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, अदरवाइज आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिस्क्राइब करो। देखो जो पीरियड होता है ना कंसेप्शन टू बर्थ, उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। मतलब जिस टाइम पर आप अपनी मदर के वॉम्ब में आए हो और जब तक आप अपनी मदर के वॉम्ब में ही हो, दैट मीन्स वो जो पूरा 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है उसे प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। 40 वीक्स तक ये रहता है ना, 40 वीक्स तक जो है ये रहता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि कभी कभी किसी की जो बेबी की डिलीवरी है वो 9 मंथ्स में होती है, कभी किसी की 8 मंथ्स में भी हो जाती है, बट मैक्सिमम अगर हम मान के चलें तो वो 40 वीक्स तक का तो रहता ही। जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो होता है ना वो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे डेवलपमेंट को डिफाइन करता है, प्रीनेटल में भी और आफ्टर बर्थ भी। और जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। प्रीनेटल में मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अफेक्ट होते हैं, यानी मदर की एज, मदर को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, मदर किस तरह के इमोशनल स्टेट में है, अगर किसी तरह का डिसीज या इन्फेक्शन मदर को है तो वो प्रीनेटल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, बेबी को भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ प्रीनेटल स्टेज के अंदर होता है। तो पहले आप बताओगे कि प्रीनेटल स्टेज कब से कब तक होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, इसमें जेनेटिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एनवायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मदर की हेल्थ अफेक्ट होती है या उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो बेबी को भी अफेक्ट करेगी। इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज अ मदर
who is from a kind of family जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर वो चीज़ उसके इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली उसके बेबी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट है जो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आप इसको पैराग्राफ में, पॉइंट्स में, दोनों में लिख सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, फैक्टर्स बताओ, ये तो पूरी तरह से आपको पॉइंट्स में ही लिखने, कभी कभी कहीं पर थोड़ा पैराग्राफ, थोड़ा पॉइंट्स कर लेना। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन हैज असाइंड अ वर्क टू राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेराटोजेंस इन प्रीनेटल डेवलपमेंट, राइट अबाउट इट इन ब्रीफ। जेन जो है उसको एक वर्क दिया गया कि वो बताए कि टेराटोजेंस का क्या इफेक्ट होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट पे, तो उसको यहाँ पर आप ब्रीफ में लिख के बताओ। तो दैट मीन्स आपको बस ये बताना है कि जो टेराटोजेंस होते हैं उनका प्रीनेटल डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। टेराटोजेंस क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ थ्रेट जो कहीं ना कहीं प्रीनेटल डेवलपमेंट को हार्म कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो बेबी वॉर्म में है उसको हार्म कर सकता है, उसे टेराटोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम बताएंगे, सबसे पहले टेराटोजेंस क्या होते हैं वो बताएंगे। टेराटोजेंस आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, स्पेशली फॉर फीटस। कॉमन टेराटोजेंस इंक्लूड ड्रग्स, रेडिएशंस, पॉल्यूशंस एंड द इफेक्ट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले आपने टेराटोजेंस बताई कि ये हार्मफुल होते हैं बेबी के लिए। और कॉमन जो टेराटोजेंस है वो ये है कि जैसे मान लो मदर ड्रग्स ले रही हैं या उनके आसपास में ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, उनको रेडिएशंस मिल रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? टेराटोजेंस होते हैं। अब ये अफेक्ट कैसे करते हैं, जैसे देखो, intake of drugs, marijuana, heroin, cocaine, etc., alcohol, tobacco, etc., by women during pregnancy may have harmful effects on the fetus and increase the frequency of congenital abnormalities. अगर मदर जो है वो किसी तरह के ड्रग्स ले रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं, टोबैको ले रही हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो चीज़ किस पर अफेक्ट करेगी? ऑब्वियसली बेबी के ग्रोथ पर अफेक्ट करेगी। रेडिएशंस जैसे एक्सरे वगैरह, अगर आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो तो बता देती हूँ, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका कभी एक्सरे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सरे की जो रेज होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं ना, वो बड़ी हार्मफुल होती हैं, तो वो टेराटोजेंस है उसके लिए। तो वो सारे और केमिकल्स, अगर मान लो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में आप रह रहे हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, केमिकल बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिक वेस्ट निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, मर्क्यूरी निकल रहा है, लेड निकल रहा है, तो ये सब जो है एक अनबॉर्न चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी ये चीज़ें उसके जेनेटिक्स में भी चेंजेस ला देते हैं, उसका जीन्स ही बदल जाता है पूरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेराटोजेंस की तरह यहाँ पर वर्क करती हैं। क्लियर? फाइन, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, क्वेश्चन के आंसर भी कैसे उनको आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी एबिलिटीज इन न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स के अंदर जो सेंसरी एबिलिटीज होती हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके सेंसेस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि न्यूबॉर्न कैन रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस just a few hours after birth and have other sensory capabilities. The newborn's vision is estimated to be lower than the adult vision, and by 6 months it improves, and by about the first year vision is almost the same as that of an adult. They might be able to distinguish between red and white colors, but in general they are color deficient and full color visions develops by 3 months of age. न्यूबॉर्न के इसमें सेंसरी एबिलिटीज़ को बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो जो न्यूबॉर्न होता है ना वो अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, लेकिन रिकॉग्नाइज कब कर पाता है? कुछ घंटे बाद, जब उसके बर्थ के कुछ घंटे बाद। एग्जैक्टली जब बर्थ हुआ तब से नहीं कि हाँ यही मेरी मदर है, उसको कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे करके उसको सारी चीज़ें पता चलती। तो कुछ घंटे बाद वो अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, अपने थोड़े थोड़े सेंसरी कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाता है, रिफ्लेक्सेस करता है। अभी हमने रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था, है ना। जैसे क्या बोलेंगे उसको, बैबलिंग करने लग जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, है ना। थंब सकिंग करना, या फिर उसके बाद में जो है अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करना, स्माइल करना वाइल स्लीपिंग, ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। न्यूबॉर्न के विजन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक अडल्ट का विजन होता है, मतलब जैसे आज हम लोग बिल्कुल क्लियर हर एक चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है, मेरी बात अलग है, मेरे को चश्मा लगा है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल पर्सन का जो विजन होता है ना कि वो हर एक चीज़ को क्लियर देख पाता है, न्यूबॉर्न नहीं देख पाता। ठीक है, न्यूबॉर्न का जो विजन है वो 6 मंथ से डेवलप होता है। 6 मंथ से थोड़ा थोड़ा उसको क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, और 1 साल का जब हो जाता है ना, 1 ईयर ओल्ड हो जाता है, तब उसको पूरी तरह से क्लियर विजन, मतलब विजन जो है उसका क्लियर हो जाता है एक एडल्ट की तरह। वो जो है रेड और वाइट कलर्स के बीच में डिस्टिंगाइज करने स्टार्ट कर देता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1 आध साल का हो जाता है। लेकिन इन जनरल कलर डेफिशिएंट होता है, कलर उनको दिखता नहीं है, उनको कलर जो है वो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। फुल कलर विजन जो है वो उनको 3 मंथ्स तक
दिखना समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाले जो कलर्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को वो लोग देख पाते हैं। फाइन, समझ में आया? तो ऐसे आपको जो है उनके सेंसरी एबिलिटीज़ के बारे में बताना है, किसके, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके बारे में। इन्फेंट्स के अगर हम बात करें कि कितना सुन सकते हैं, तो वो आफ्टर बर्थ उनको सारा कुछ सुनाई देने लग जाता है। जैसे जैसे डेवलप होते हैं, प्रोफिशिएंसी जो है वो साउंड की इंप्रूव होने लग जाती है कि एक्चुअल में साउंड आ कहाँ से रहा है, इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, ये उनको धीरे धीरे समझ में आता है। न्यूबॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू टच एंड दे कैन इवन फील पेन। न्यूबॉर्न्स अगर आप उनको कहीं पर किसी तरह से टच करोगे तो उनको समझ में आता है, पेन उनको फील होता है। स्मेल और टेस्ट कैपेसिटीज जो होती हैं वो दोनों उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना। किसी चीज़ को स्मेल करना या किसी चीज़ का टेस्ट लेना, ये दोनों उनके अंदर प्रेजेंट होती है, दोनों ही टेस्ट उनको आते हैं। कभी देखा छोटे बच्चों को आप उनको कोई दवाई वगैरह दे देते हो ना, कोई मेडिसिन वगैरह पिला देते हो उनको, तो अच्छी होगी तो अच्छा फेस बनाएंगे, बुरी होगी तो बुरा फेस बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी एबिलिटीज उनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। Fine. Okay. Now describe briefly the development of child in childhood stage. चाइल्डहुड स्टेज में एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो चाइल्डहुड स्टेज में जो चाइल्ड है वो ग्रो करता है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है ना वो स्लो डाउन हो जाती है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी। इन्फेंसी में अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लग जाता है, सारी चीज़ समझ में आने लग जाती हैं, फिजिकली भी बहुत जल्दी बड़ा होता है। लेकिन जब एक चाइल्ड जो होता है, मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत तेजी में होने लग जाती है। लेकिन जब वो अपने चाइल्डहुड स्टेज पर आ जाता है, 4 to 7 ईयर्स के आसपास में आप मान लो, या 3 ईयर्स से आप मान लो, तो उसकी ग्रोथ जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके जो है वो उसकी मतलब ग्रोथ होने लग जाती है। चाइल्ड फिजिकली डेवलप होता है, वेट हाइट गेन करने लग जाता है, वॉक कैसे करना है, रन कैसे करना है, जंप कैसे करना है, खेलना कैसे है, ये सारी चीज़ उसको पता चल जाती हैं। सोशली जो है वो अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड करता है, अपने पेरेंट्स, फैमिली, एडल्ट्स, आसपास घर के कौन रहता है, इन सबको समझने लग जाता है। साथ ही साथ में गुड क्या है, बैड क्या है, सेंस ऑफ मोरालिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये चाइल्डहुड स्टेज है, ठीक है। चाइल्डहुड में जो है फिजिकल कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, वो टास्क अब इंडिपेंडेंटली कर सकता है। अब अगर आपको उसको खाना खिलाना है तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से भी ये काम कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ में अपने गोल्स और एडल्ट एक्सपेक्टेशंस को भी मीट आउट करता है। जैसे आप उसको कोई काम करने को बोलोगे या कोई चीज़ बोलोगे कि आप ऐसा करके बताओ, ये चीज़ करके दिखाओ, तो वो थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं कि उनको क्या करना है। किसी ने कोई काम करने को बोला तो वो करेंगे उस चीज़ को, है ना। Increasing maturation of the brain along with opportunities to experience the world contribute to development of children's cognitive abilities. जैसे जैसे maturation होता है ब्रेन का, वैसे वैसे वो वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं और चाइल्ड का कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चाइल्डहुड स्टेज में ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर में, बट यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि आपको क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करना है। आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यू हैव इस क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड विद आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग से जैसी भी चीज़ मिलेगी वो हमारे अफेक्ट करेगा डेवलपमेंट को। तो देखो, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। नंबर 1, genes set the limit and within that limit the environment influences development. Genes also play an important role in determining the type of environment their children will encounter. अब देखो, सबसे पहले ना होता क्या है, जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो हमारे लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं, हमारा डेवलपमेंट इतना ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पेरेंट्स की जो हाइट है वो है 5 फीट, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं आपके पेरेंट्स की हाइट जो है वो है 5 फीट। अब आपका जेनेटिक, आपकी हाइट कितनी होगी, मान लो ये आप हो, तो आपकी हाइट ये है कि 5 फीट तक तो जाएगी। अब वो 5 फीट से 4.8 भी हो सकती है या वो 5.2 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत वरी कर सकती है, इससे ज़्यादा लेकिन नहीं जाएगी। मान लो लेकिन आप एक्सरसाइजिंग वगैरह करते हो, जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छे से जो है अपना सारा कुछ करते हो, 5.5 तक आपकी हाइट जा सकती है। सो ये जिम और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइजिंग वगैरह, ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं? ये हैं सारे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो आपके लिए एक लिमिट सेट कर देंगे, लेकिन उन जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा भी जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस भी तरह का इन्वायरमेंट आप एनकाउंटर करते हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, सैंड्रा स्केर believes that environment which is provided by parents for their children depends to some extent on their own genetic predisposition.
अब सैंडर्स कहते हैं, जैसे बताया कि इन्वायरमेंट जैसा भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके खुद के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से रिलेटेड होता है। चिल्ड्रन कभी भी खुद से अपना इन्वायरमेंट चूज नहीं करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप, choose certain environments, and the interactions with environment keep changing from infancy through adolescence. So environmental influences are complex as the genetics one inheriting. मतलब ये है इसका कि आपके पेरेंट्स आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप खुद से अपने इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं करते हो, फिर आपको जैसा आपके पेरेंट्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे आप वैसा अपने बच्चों को करोगे, है ना, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वैसा ही करोगे। सो द थिंग इज कि आपका अपना इन्वायरमेंट जो है वो आपके डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपकी जेनेटिक्स तो अपनी जगह है ही, जिन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है, लेकिन इन्वायरमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर आपकी फैमिली तो बड़ी ही रिच है। अब आप एक रिच फैमिली में रहते हो तो ऑब्वियस है कि उसके लिए आपके पास में मतलब बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें होंगी ना कि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बट जस्ट सपोज कि आपके एरिया में कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई एमिनिटीज कुछ भी नहीं है, क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। सो इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स दी डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह देके आप अपने आंसर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स अपने चैप्टर में से ज़रूर लेना, जैसे यहाँ पर सैंडर्स कार का दिया हुआ है, तो ये आपके आंसर को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। क्लियर? चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? देखो, फिनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो है वो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है, आपका अपना एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक हेरिटेज है, उसे जीनोटाइप बोला जाता है। जो आपके पेरेंट्स आपके अंदर आया है दैट इज जीनोटाइप। However, not all of this genetic material is apparent or distinctly identifiable in our observable characteristics. लेकिन ये सारे फैक्टर्स हमारे अंदर ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पेरेंट्स की हाइट 5 फीट है, आपकी भी हाइट 5 फीट है, तो दैट इज समथिंग की ऑब्जर्वेबल है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके अंदर हैं, जो हमको दिखते नहीं है, बट वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आए हैं। ठीक है, दैट इज जेनेटिक्स। फिनोटाइप होता है कि इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइप वो होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल के जेनेटिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपके पेरेंट्स की हाइट 5 फीट है तो आपकी भी हाइट 5 फीट होगी, दैट इज अ काइंड ऑफ फिनोटाइप, है ना। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, दैट इज योर जीनोटाइप। ठीक है, इसमें फिनोटाइप में आपके फिजिकल ट्रेट्स आते हैं, जैसे हाइट, वेट, आई, स्किन कलर और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, ये सब क्योंकि ऑब्जर्वेबल है ना। दीज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर द रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन्स इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एनवायरनमेंट। तो जो भी आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, उसके इंटरैक्शन के थ्रू ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर? ये भी लिख लोगे कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। आप डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पर जीनोटाइप लिखो और यहाँ पर फिनोटाइप लिखो और फिर दोनों को डिस्टिंग्विश कर दो, अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो। अगर नहीं है तो फिर सबसे पहले जीनोटाइप को आप एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद में फिनोटाइप बता दो पैराग्राफ के फॉर्मेट में। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलेसेंस इज डेफिनेटली अ वल्नरेबल पीरियड, कमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है कि एडोलेसेंस जो है वो डेफिनेटली एक वल्नरेबल पीरियड है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। एडोलेसेंस किस तरह से एक वल्नरेबल पीरियड है, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे। क्या क्या सभी पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा बहुत बताओगे या थोड़ा बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में जानने को कुछ कुछ मिलेगा आप लोगों से। जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से कि एडोलेसेंस एक वल्नरेबल स्टेज कैसे है। क्या सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं जब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या इसके आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं? सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा अपने दिमाग पर प्रेशर दो, थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो जो पहले पढ़ा हुआ है, और सोचो कि कैसे एडोलेसेंस जो है वो एक वल्नरेबल पीरियड है। कमेंट करो इसके ऊपर जल्दी से, फटाफट से, जल्दी बताओ। सोचो, थोड़ा सोचो, सोचने की कोशिश करो। इट इज, देखो, एडोलेसेंस स्टेज में क्या एक चीज होती है, पीयर इन्फ्लुएंस, न्यू गेन फ्रीडम, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। मतलब ये है एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जो 10 to 12 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी रहती है 19 ईयर्स तक के करीब। इसको टीनेज भी बोला जाता है ना। ये इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ये सब लिखना है आपको। अब देखो क्या होता है, इस एक स्टेज में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है ना, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकली भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना। नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज कि
कुछ कुछ सिचुएशंस में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, कुछ कुछ सिचुएशंस में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ कि सबसे पहली चीज़ तो देखो हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, एक पीयर प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, पीयर इन्फ्लुएंस हमारे रहता है फ्रेंड्स का कि देखो वो फ्रेंड ऐसा कर रहा है, वो फ्रेंड ऐसा कर रहा है, ये तो इस पार्टी में जा रहा है, ये तो यहाँ पर घूमने जा रहा है, ये तो ये चीज़ कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व ही नहीं होती हैं हमारे, क्योंकि देखो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट सारी चीज़ें होती हैं, मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन उनका आंसर नहीं मिल पा रहा है, जो जहाँ जैसा आंसर मिलता है उसी के ऊपर हम मान लेते हैं। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा बहुत ना उतना नहीं रहता जितना रहना चाहिए। लाइक दिस इज द स्टेज जहाँ पर बोला जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, लेकिन ये वो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर पेरेंट्स को ये भी लग रहा होता है कि उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, कहीं वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए जो उसके लिए ठीक ना हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को लेके थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है उसको एक्सप्लोर करना है सब कुछ, उसको सब कुछ जानना, उसको सारी चीज़ें पता करनी है। सो ये जो एक क्या बोलेंगे ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, असमंजस समझते हो ना, जैसे बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से एडोलेसेंस स्टेज को बोला जाता है कि ये डेफिनेटली एक वल्नरेबल पीरियड है। आपके अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप यूथ जो है मतलब उस एक लाइफ फेज में आ रहे हो, कन्फर्मिंग पीयर प्रेशर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आध एग्जांपल इसमें लिख देना कि जैसे मान लो अब कोई स्टूडेंट है, या स्टूडेंट छोड़ो, कोई एक 15 ईयर्स ओल्ड है, वो मान लो अपने फ्रेंड की किसी पार्टी में जाता है, वहाँ पर उसके और भी फ्रेंड्स हैं जो उसको ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। अब एक तरफ उसके मन में ये लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलत चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, दूसरी तरफ उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि अरे यार ये तो अभी बिल्कुल बच्चा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो एक पीयर प्रेशर में आके आप कभी कभी वो सारी चीज़ें करने के बारे में सोचते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। तो वो पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छी चीज़ों को लेकर अब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर रहा है, बहुत ही अच्छे से ट्यूशन वगैरह लेके जो है, मतलब ट्यूशन छोड़ो, बहुत ही अच्छे से अपने स्कूल में जो है बढ़िया से मार्क्स वगैरह लेकर आ रहा है, टॉपर है, तो वो उस एक चीज़ का भी प्रेशर आपके ऊपर होगा कि देखो उसके आ रहे हैं आपके क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी का बेटा, ये सब, ठीक है। तो एडोलेसेंट जो होते हैं ना वो कन्फ्रंट करते हैं डिसीजंस रिगार्डिंग स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, ब्रेकिंग पैरेंटल रूल्स एक्सेट्रा। इतने आप लोग अभी हो गए हो कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझते भी हो गए अपनी इस एक स्टेज में आके कि कभी किसी से कोई मतलब आपको किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो गई, आपको कभी किसी से हर्ट कर दिया या आपको कभी किसी से लव हो गया, तो वो सारी चीज़ों का भी प्रेशर अलग होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एडोलेसेंस जो होती है ना वो बड़ी ही वल्नरेबल स्टेज होती है। ये जो डिसीजंस हम इस एक टाइम पर लेते हैं इनके लॉन्गर इफेक्ट्स होते हैं। एंड एडोलेसेंट्स जो हैं वो पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं, अपने फ्यूचर को लेके भी रहती हैं प्रॉब्लम्स, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अकेलापन कहीं ना कहीं आ जाता है क्योंकि पेरेंट्स से भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फ्रेंड्स के साथ में भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक्साइटमेंट, जॉय, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, ये सब उनके अंदर रहते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि एडोलेसेंस जो है वो डेफिनेटली एक वल्नरेबल पीरियड है। क्लियर? तो इस तरीके से हमको हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को समझना है, कंप्लीट करना है। इसको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, अब बस वहाँ पे हाईलाइट करते चलना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो तो उसको हाईलाइट करना है। ये सारी चीज़ों को करते हुए चलोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। द ओनली थिंग इज, देखो मैंने भी आपको कोई फ्रेम करके नहीं बताया, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। आंसर यहाँ पे लिखा है, पूरा आंसर लिखा है, आप चाहो तो पूरा कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या फ़ायदा ऐसे कॉपी करने का कि जहाँ पर आपको खुद नहीं पता कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है ना। तो इसीलिए आप खुद से उसको लिखने की कोशिश करो। यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, एक आध पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लो, लेकिन ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मिथ ऑफ ओल्ड एज एज एन इनकैपेसिटेटिंग इज चेंजिंग। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओल्ड एज्ड चैलेंजेस। एक मिथ है ना, एक ऐसा मानना है, एक तरीके का ऐसा भ्रम है कि जो ओल्ड एज होती है वो बड़ी ही इनकैपेसिटेटिंग होती है। एंड ये जो मिथ है अब वो चेंज हो रहा है। तो इस एक चीज़ को, स्टेटमेंट को, इसको डिस्कस करो विथ ओल्ड एज्ड चैलेंजेस। ओल्ड एज में जो भी सारे चैलेंजेस आते हैं उसको बताते हुए इसको डिस्कस करो कि ये जो एक मिथ था कि ओल्ड एज इनकैपेसिटेटिंग होती है वो अब चेंज हो रहा है।
मतलब ये है कि देखो हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि जो ओल्ड एज में जो पीपल होते हैं वो मतलब ऐसा आपने सुना ना बुढ़ापे का सहारा काइंड ऑफ सारी चीज़ें, कि अब आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब आप ओल्ड एज में आ चुके हो, अब आपकी कौन हेल्प करेगा, अब आपको जो है अपने बच्चों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, आप कैसे सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये जो एक मिथ था ना, अब ये चेंज हो रहा है, अब ये ऐसा नहीं रह गया है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ओल्ड एज चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? ठीक है। देखो आज के समय में जो पीपल हैं दे आर लिविंग लॉन्गर, लंबी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही समय में काम वाम करा 40, 50 या 60 तक आते आते उनकी डेथ हो गई। अब जो है वो 70, 80, 90 तक भी जो है वो लोग जी रहे हैं। उनकी एज इतनी भी हो रही है तब भी वो लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एज ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम वर्क इज चेंजिंग एंड द कट ऑफ पॉइंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज इज मूविंग अपवर्ड। पहले ऐसा होता था, और पहले तो पता है 60, 58, 55 यहाँ तक रिटायरमेंट दे दिया जाता था। अब आप देख रहे हो कि 60 से ऊपर रिटायरमेंट एज जा रही है, कहीं कहीं पर 63 है, कहीं कहीं पर 65 है, तो कहीं पर 62 है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ कहना कि ये एज इनकैपेसिटेटिंग है, ये तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो एज कैपेसिटी है, वर्किंग एज कैपेसिटी है या रिटायरमेंट की एज कैपेसिटी, वो आप बढ़ती चली जा रही है ना। अब आप और समय तक वर्क कर सकते हो, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है। कुछ कुछ जो चैलेंजेस हैं एज के साथ में, जैसे रिटायरमेंट, विडोहुड, इलनेस, डेथ इन द फैमिली, ये बड़े ही ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपको कोप अप करना पड़ता है। मान लो आपके स्पाउस की डेथ होगी, या मान लो आपको रिटायर ही हो गए, मान लो आपको कोई बीमारी होगी, तो वो सारी चीज़ें बड़ी ही चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन जो इमेज है वो कुछ कुछ तरीके से अब चेंज होती चली जा रही है ओल्ड एज को लेके। Now there are people who have crossed 70 years of age or so and are quite active, energetic and creative. अब के समय में आप देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 years से भी ज़्यादा ओल्ड हैं, बट स्टिल वो बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर बड़ी एनर्जी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरी 85 years ओल्ड ग्रैनी है एंड शी इज़ वेरी एक्टिव। वो जितना वर्क कर लेती हैं शायद अभी हम लोग भी उतना नहीं कर पाते होंगे। तो दैट इज़ समथिंग कि आप जो है मतलब टच वुड, लेकिन ऐसा होता ना कि अभी आप जो है उस एक चीज़ को चेंज कर रहे हो, एक सिनारियो को चेंज कर रहे हो कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू अदर्स चैलेंजिंग है या कम है। ठीक है, तो वो एक जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, वो अब चेंज हो रहा है, मिथ जो है वो चेंज हो रहा है। दे आर कॉम्पिटेंट एंड आर देयरफॉर वैल्यूड बाय सोसाइटी इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। वो कॉम्पिटेंट है और इसीलिए उनको लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनको वैल्यू किया जा रहा है। इन पर्टिकुलर हमारे पास में एज्ड पीपल पॉलिटिक्स में है, लिटरेचर में है, बिजनेस में है, आर्ट में है, साइंस में। आप देखते हो ना कि कितने बुजुर्ग लोग हैं, 70 years ओल्ड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमको देखने को मिलता है कि वो पॉलिटिक्स में है। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ही देख लीजिए आप, है ना, मतलब उनका आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना कि कितनी कितनी एज के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या पॉलिटिक्स में लोग रहे हैं, लिटरेचर में है, बिजनेस कर रहे हैं, आर्ट एंड साइंस कर रहे हैं, रतन टाटा भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये जो मिथ है एज ओल्ड का कि वो इनकैपेसिटेटिंग होते हैं, वो चेंज हो रहा है। एंड ये फ्राइटनिंग फेज जो है लाइफ का, ये चेंज हो रहा है। अब जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ फैसिलिटीज़ का, कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया गया कि जिसकी वजह से आप एक लंबी लाइफ जी सकते हो, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। योगा का रोल आप इसमें लिख सकते हो, एक्सरसाइज का रोल आप इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर? लिख लोगे नहीं ये सारा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है कि ये जो मिथ है इसीलिए ये अब चेंज हो रहा है। फाइन। पहले जो चीज़ें बोली जाती थी कि बच्चे रहेंगे तो बुढ़ापे का सहारा होगा, ये होगा, वो होगा, अब वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सोशो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रीफ में बताना है आपको चिल्ड्रन का जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, कि किस तरीके से वो सोशली या इमोशनली डेवलप होते हैं, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो, सबसे पहले सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना, धीरे धीरे अपने इमोशंस को रियलाइज़ कर पाते हैं, जैसा भी वो फील कर रहे हैं या सारा कुछ। तो ये पूरा उनका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, चाइल्डहुड स्टेज से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो, द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ चिल्ड्रंस सोशो इमोशनल डेवलपमेंट आर द सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन होते हैं, सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल डेवलपमेंट। सेल्फ में क्या आ गया कि आपको अपनी आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों को पहचानना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जेंडर
मेल हो फीमेल हो तो आपके क्या सारे रोल्स रहेंगे, एंड देन उसके बाद में मॉरल डेवलपमेंट, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 मेजर थीम्स हैं जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में होंगी। Child due to socialization has developed a sense of who he or she is and whom he or she wants to be identified with। तो यहाँ से जैसे जैसे वो सोशलाइज होगा, जैसे जैसे सोसाइटी में लोगों से मिलेगा, वैसे वैसे उसके अंदर एक सेंस आने लग जाएगा कि वो कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई होना है, क्या वो मेल है या वो फीमेल है ना। तो डेवलपिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मेक्स चिल्ड्रन टू डू थिंग्स इन देयर ओन वे। जैसे जैसे उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस का सेंस आने लग जाता है कि जैसे ऐसा होता है ना कि पहले बच्चा छोटा है तो उसको खाना उसकी मम्मी खिला रही है या उसके पापा खिला रहे हैं या फैमिली में कोई उसको फीड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर ये एक हैबिट डाली जाती है कि अब आपको खुद से ही अपना खाना खाना है, खुद से ही अपने सारे काम करने हैं, तो वहाँ से चिल्ड्रन जो चाइल्ड होता है ना, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखने लग जाता है, सोचने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब जो है वो डेवलपमेंट होने लगेगा। आप जब तक, जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि जब तक आप उसको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करते रहोगे तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जब आप उसको फ्री कर देते हो ना कि जाओ अब देखो कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे सारा कुछ किया जाता है, तो वो अपने आप उसका थॉट प्रोसेस जो है वो चलने लग जाएगा, अपने आप उसका थिंकिंग पैटर्न्स वगैरह डेवलप होगा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, the way parents respond to their self-initiated activities leads to developing a sense of initiative और a sense of guilt। अब ये भी डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स किस तरह से अपने एक चाइल्ड की सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जो काम वो खुद से करा है। अब जैसे मान लो अगर आप उसको फ्रीडम देते हो कि जाओ बाहर जाके खेलो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, स्केटिंग करो, तो यहाँ से या उसके जो भी क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं, जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसका आंसर करते हो तो एक सेंस ऑफ सपोर्ट उसके अंदर होगा और वो कोई भी काम करने में डरेगा नहीं, है ना। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अब आप उसको ऐसे बोलते हो अरे जाओ मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो, बार बार मुझसे फालतू के सवाल मत किया करो, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा आ जाएगा कि अरे यार मुझे इनसे नहीं पूछना है, अरे यार मुझे इनसे नहीं बोलना है, या मुझे शायद ये काम नहीं करना है। लेकिन वहीं आप उसका आंसर बार बार दोगे तो वो और ब्रॉड थिंकिंग उसकी हो पाएगी, है ना। तो यहाँ एरिक्सन ने यही चीज़ बताई है कि रनिंग स्केटिंग उसको करने दो, उसके अकॉर्डिंग उसको इंडिपेंडेंट करो, लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हो तो फिर वो जो है वो अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझने लग जाएगा। जो भी अगर आप उसको बोलते हो जो भी तुम गेम्स प्ले कर रहे हो वो सारे स्टूपिड हैं, क्यों कर रहे हो, स्टूपिड क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आते हैं, तो यहाँ से चिल्ड्रन के अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आने लग जाएगी ओवर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की लाइफ में भी कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में लिमिटेड होती है टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई एम टॉल, शी हैज़ ब्लैक हेयर, आई एम अ गर्ल एक्सेट्रा। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही रहती है, अभी उनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ज़्यादा नहीं शार्प होते हैं, लेकिन मिडिल और लेट चाइल्डहुड तक आते आते जो चाइल्ड है वो अपने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करने लग जाता है, लाइक आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम फील प्राउड व्हेन टीचर्स असाइन मी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे करके उसका साइकोलॉजिकल फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एंड चिल्ड्रंस का जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है उसमें उनके सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ जैसे रेफरेंसेस टू सोशल ग्रुप्स ये सब आते हैं। मोरालिटी भी धीरे धीरे करके ऐसे ही वो सीखते हैं और इसी के थ्रू उनके इमोशंस भी शेप होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक चाइल्ड का होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन जिसमें भी आप लिख रहे हो आप हाईलाइट जरूर करना। क्लियर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी फाइनली जो है हम कंप्लीट कर देंगे। 2-4 पॉइंट्स इसमें और हैं कि जैसे चिल्ड्रन की जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें सोशल कंपैरिजन भी होता है, मतलब उनको ऐसा लगता है व्हाट दे कैन डू और कैन नॉट डू इन कंपैरिजन विद अदर्स, जैसे कि मुझे अतुल से ज़्यादा मार्क्स मिले, या मैं अतुल से जो है ज़्यादा फास्ट रन करता हूँ, या मैं क्लास में और बाकी बच्चों से ज़्यादा फास्ट रन करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है, और ऑब्वियस है कि ये सोशल कंपैरिजन के थ्रू ही आती है, सोसाइटी के नीड्स के थ्रू ही डेवलप होती है। एक बार एक चाइल्ड जो है वो स्कूल में एंटर कर जाता है तो वो सोशल वर्ल्ड को अपनी फैमिली के बियॉन्ड जो है एक्सपेंड करने लग जाता है, मतलब फैमिली के अलावा भी वो समझने लग जाता है कि वर्ल्ड क्या है, कैसा है। तो सोसाइटी से इंट्रोड्यूस होता है, पीयर्स ग्रुप में शामिल हो जाता है, फ्रेंड्स उसके बनते हैं, है ना। इस तरीके से आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हमको ब्रीफ में बताना था सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, हमने सारे पॉइंट्स बता दिए, हमने सोशलाइजेशन का भी बता दिया, उसके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी बता दी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कब कैसे डेवलप होंगे वो भी हमने बता दिया। हमने ये भी बता दिया कि जब वो अपनी फैमिली से बाहर अपनी सोसाइटी में और बाकी लोगों से मिलेगा जुलेगा तो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। रीड करने की ज़रूरत है क्या, या इट इज़ जस्ट क्लियर?
क्लियर है ना, आया सारा कुछ समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। What are the major challenges faced by adolescents? Discuss the challenge of substance abuse. अब इसमें बात करी है substance abuse की, इसमें ये बताना है कि adolescents के major challenges कौन कौन से होते हैं। अभी हमने adolescents जो हैं वो vulnerable होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब हमको उनके challenges भी थोड़े से इसमें include करना है और substance abuse के बारे में ज़्यादा बताना है। देखो, आप बताओगे major challenges जो हैं वो है delinquency, substance abuse and eating disorder। डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स में शामिल हो जाते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, है ना। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो चोरी करना, किसी तरह का कोई क्राइम कमिट करना, उनको नहीं पता होता है कि उन्हें वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में या इन सारी चीज़ों के अंदर वो सारी वर्क उनसे हो जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में क्या आ जाता है कि जैसे अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करने लग जाना, ये सब एडोलेसेंट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। ईटिंग डिसऑर्डर ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा अपने फिगर, अपनी पर्सनालिटी को लेके वो लोग मतलब बहुत सोचते हैं, स्पेशली जैसे गर्ल्स हैं तो वो फिगर को लेके बड़ा ही कॉन्शियस रहेंगी, जीरो फिगर मेंटेन करना है। बॉयज़ हैं सो दे आर जस्ट लाइक कि बॉडी वगैरह बिल्डअप करनी है ना, तो ये इन सारी चीज़ों को लेके बड़े ही कॉन्शियस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, डेलिंक्वेंसी, ये वाले चैलेंजेस या ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं एडोलेसेंट्स को फेस करनी पड़ती है। एडोलेसेंट्स कौन होते हैं, मैक्सिमम लेके चले 11 to 19 ईयर्स ऑफ एज में जो सारे बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट्स कहलाते हैं। अब देखो, आप बताओगे कि एडोलेसेंट ईयर जो हैं वो बड़े ही वल्नरेबल होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ये सब इसके अंदर होता है। कभी कभी एडोलेसेंट जो हैं वो रिकोर्स करते हैं टू स्मोकिंग एंड ड्रग्स एज अ वे ऑफ कोपिंग विथ स्ट्रेस, कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कोपिंग स्किल्स या डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। ऐसे चल के आगे उनका डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो, और साथ ही साथ में उनको जो है बड़ी ही दिक्कत आती है किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि जनरली उन्होंने क्या किया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो स्मोकिंग करने स्टार्ट कर दिया, उसके सॉल्यूशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ये जो है सब्सटेंस अब्यूज़ इनके अंदर रहता है। रीजंस रहते हैं पीयर प्रेशर, दोस्तों के साथ में रहना, दोस्तों की बातों को मानना, एक वो पीयर प्रेशर को हमको सेटिस्फाई करना होता है ताकि हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें। तो उस एक चीज़ की वजह से एडोलेसेंट जो हैं वो ये सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। डिज़ायर टू एक्ट मोर लाइक एडल्ट्स, उनको ऐसा लगता है कि अब वो भी बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी बड़ों की तरह एक्ट करना चाहिए, तो इसलिए वो ये सारे काम करने लग जाते हैं। स्कूल वर्क के प्रेशर से बचने के लिए भी बहुत बार वो ये सभी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। द एडिक्टिव पावर्स ऑफ निकोटिन मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप स्मोकिंग। निकोटिन का इतना एडिक्टिव पावर होता है, इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है कि बाद में एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। एडोलेसेंट जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वो इसको इम्पल्सिव, अग्रेसिव, एंग्शियस, डिप्रेसिव, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है, लो एक्सपेक्टेशन होता है अचीवमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, बड़े अग्रेसिव होते हैं। तो जिन भी बच्चों के अंदर ये सब एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती है उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मेजर चैलेंजेस आपने बता दिए कि ये 3 हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद में आप सब्सटेंस अब्यूज़ पर आओगे जो हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़ की लत उनको लग जाती है, रीज़न हमने बता दिए और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो भी हमने बता दिए। इसी के साथ में आपको इसमें एग्जाम्पल वगैरह भी इंक्लूड करना है, ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस एक चीज़ के लिए दे सकते हो। कोई भी जो भी रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड दे दो या अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ईटिंग डिसऑर्डर्स इन एडोलेसेंट्स। कौन कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर? देखो 3 होते हैं, इसमें यही फ्लो चार्ट बन सकती है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स आपने लिखा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। ठीक है, तो ये 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ये होता है स्पेशली जो लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अपने फिगर को लेके बड़े ही कॉन्शियस हो गए हो, तो कहीं ना कहीं ये ईटिंग डिसऑर्डर से स्टार्ट हो जाते हैं। एनोरेक्सिया और बुलिमिया थोड़े बहुत सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा चेंज ये है इसमें कि इसमें क्या होता है, एक जो पर्सन होता है ना उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा
मोटा होता चला जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है, तो अब उसको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखे। तो इसके लिए वो क्या करता है, खाना खाना छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ये एक चीज़ होती है कि आप अपने पूरी तरीके से फूड वगैरह जो है छोड़ देते हो, खाना खाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए खाना खाना ही नहीं है, और आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। अब आप अगर खाना नहीं खाओगे और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करोगे, अल्टीमेटली आपकी बॉडी सफ़र करेगी। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खाना खाओगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप फूड कंज्यूम करते हो, खाते हो, फिर उसके बाद में मेडिसिन वगैरह कुछ लेके वॉमिट कर देते हो या उसको बाहर निकाल देते हो, ठीक है, ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपने खाना तो खाया था लेकिन आपने उसको निकाल दिया बाहर। ऐसे लोग जब भी फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनको बड़ा गिल्ट फील होता है, ठीक है। बिंज ईटिंग में ऐसा होता है कि आप एक जो नॉर्मल स्पीड होती है ना खाना खाने की, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत तेज़ी में खाना खाने लग जाते हो और बहुत जल्दी 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 खाते रहते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि आपका पेट भरा है या नहीं भरा है, आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, आप जस्ट खाते रहते हो और हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आप ये काम करते हो। दिस इज बिंज ईटिंग। ये तीनों ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो एडोलेसेंट्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ, कहीं पर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी तो वो आपको करती हूँ। देखो, anorexia nervosa is an eating disorder that involves relentless pursuit of thinness through starvation. It is quite common to see adolescents eliminate certain foods from their diets or to eat slimming foods only. And the media also projects thinness as the most desirable image and copying such fashionable image of thinness leads to anorexia nervosa. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें आप जो है थिन होना चाहते हो, पतले होना चाहते हो, जिसकी वजह से आप भूखे रहते हो, आप एडोलेसेंट्स को देखते हो कि वो जो है क्या करते हैं, अपने थाली में से, अपने खाने में से, अपनी डाइट में से कुछ कुछ ऐसे फूड्स हटा देते हैं और ऐसे फूड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो उनको स्लिम रखें। हम देखते हैं कभी कभी मीडिया में, एडवर्टीजमेंट्स में भी ऐसा दिखाया जाता है स्लिम ट्रिम, वो देखा होगा ना, कुछ कुछ ऐसे ग्रीन टी वगैरह का ऐड होता है, शुगर फ्री का ऐड होता है कि ये खाओ और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो एनोरेक्सिया नर्वोसा को लीड करती हैं, ठीक है, मतलब वो सब दिखाया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा अनदर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल फॉलोज अ बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न। बिंज एंड पर्ज, बिंज मतलब जल्दी 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 खा लो, पर्ज मतलब खा के उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। इसमें आप कुछ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव वगैरह यूज कर लेते हो, ऑल्टरनेटिंग इट विद फास्टिंग। एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया आर प्राइमरीली फीमेल डिसऑर्डर्स एंड आर मोर कॉमन इन अर्बन फैमिलीज। जनरली एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर थोड़ी एक अर्ज होती है ना जीरो फिगर को लेकर, और ये सारी चीजें स्पेशली अर्बन फैमिलीज में, शहरों वगैरह में, ठीक है। देन बिंज ईटिंग भी एक होता है, वो मैंने आपको बता दिया बिंज ईटिंग क्या होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से आप जो है ये बता सकते हो फ्लो चार्ट वगैरह बना के। इसके बाद आपको एक और बताना है, कौन सा है वो, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी खाना खाना, ठीक है। ये इसमें किसी चीज़ के लिए होता है कि आप जो है जल्दी 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 खाना खाते हो, भूख नहीं लगती तब भी खाते हो। जनरली ये देखा गया है कि जो लोग को ऐसा रहता है ना कि थोड़ा बहुत भी उनको अपनी बॉडी वगैरह बनानी है या उनको थोड़ा हेल्दी दिखना है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। इकोलॉजी ऑफ चाइल्ड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को इकोलॉजिकली। देखो, इकोलॉजी जो है वो दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में होती है, एक होती है अपर लेयर और दूसरी होती है सराउंडिंग लेयर, ठीक है। देखो, अपर लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द चाइल्ड इन द विजिबल अपर लेयर कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या होता है, देखो, अगर हम बात करें कि आपकी इकोलॉजी, चाइल्ड की जो इकोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड इकोलॉजी में, तो उन्होंने कहा दो लेयर हैं। देखो, एक होती है अपर लेयर, एक होती है सराउंडिंग लेयर, ठीक है। अपर लेयर क्या है, या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज द अपर लेयर एंड दिस इज द सराउंडिंग लेयर। इसमें क्या होता है, its conditions in terms of overcrowding space available to each member, toys, technological devices used, etc. and nature and quality of schooling and facilitates the child is exposed। मतलब आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो अपर लेयर में वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फैमिली में स्पेस कितना है, आपकी फैमिली में टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कितने, कैसे क्या क्या यूज़ होते हैं, कहीं कहीं पर बड़ा हाईटेक होता है, कहीं पर उतना नहीं होता है, आपको स्कूलिंग कैसा मिल रहा है, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह का नेचर ऑफ इंटरेक्शन है आपका अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, ये अपर लेयर होती है। सराउंडिंग लेयर के अंदर क्या क्या आता है, जियोग्राफिकल एनवायरमेंट,
जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट की जहाँ पर आप रहते हो वहाँ क्या ज्योग्राफी किस तरीके की है, क्या वो हिली एरिया है, फ्लैट एरिया है, ड्राई एरिया है, या फिर जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपको घूमने फिरने खेलने की जगह वहाँ पर है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग किस तरह की है, उस एरिया में कास्ट, क्लास, रिलीजन, ये सब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उस एरिया में आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर ये जो अवेलेबिलिटीज़ है ना, ये भी अक्सर आपकी इकोलॉजी को अफेक्ट करती है, तो ये भी आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना है। क्लियर, गुड। Now explain the Bronfenbrenner's model of development। अब देखो Bronfenbrenner's model of development हमको यहाँ पर explain करना है। तो यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर्स, इन्होंने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया था, जिसमें इन्हें बताया था कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को जो एक चाइल्ड है वो एनवलप करता है या किस तरीके से उससे अफेक्ट होता है। तो उनका जो डेवलपमेंट का व्यू था उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह ये सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो देखो उन्होंने इस तरीके से इसके बारे में बताया था। ये रहा ब्रॉनफेनब्रेनर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। बोलते देखो ये सेंटर में इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल के आसपास में माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम में क्या क्या होता है, उसकी फैमिली, उसके स्कूल, उसके फ्रेंड्स, उसके पड़ोसी, उसके रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीजो सिस्टम आता है एक गैप तरीके का, ठीक है, ये मीजो सिस्टम है। फिर एक एक्सो सिस्टम आएगा। एक्सो सिस्टम के अंदर आपका आएगा कि आपका जो फ्रेंड्स हैं, नेबर है, मास मीडिया है, वर्क प्लेस है, ये सब, और इनके साथ में जो है आपका फिर बाद में आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपके अपने बिलीव्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके एटीट्यूड्स, आपके आइडियोलॉजीज, ये सारे कुछ आ जाएंगे, ठीक है। एक्सो सिस्टम में थोड़ा एक्सटेंडेड वाली चीजें, जैसे आपका वर्क प्लेस, यहाँ पर बिल्कुल इमीडिएट हो रहा है, इंडिविजुअल का रिलेशन इनके साथ में है ना, ये थोड़ा सा दूर के जो होते हैं आपके वो वाले हो गए। लास्ट में आता है आपका क्रोनो सिस्टम, जो टाइम वगैरह के साथ में रिलेटेड होता है। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसको आपको अपने आंसर में ड्रॉ करना है। अगर ब्रॉनफेनब्रेनर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको जो है ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था, ये आपको ड्रॉ करना है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो सबसे पहले ब्रॉनफेनब्रेनर का डेवलपमेंट का व्यू क्या था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखा, फिर ये डायग्राम बनाया, फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो जैसे फर्स्ट हमने बता दिया माइक्रो सिस्टम के बारे में कि माइक्रो सिस्टम में इसमें इंडिविजुअल का इंटरैक्शन फैमिली, पीयर्स, टीचर्स, नेबरहुड, इन सब के साथ में। इसमें क्या कहता है देखो, it is the immediate environment or setting in which the individual lives. It is in these settings where the child directly interacts with social agents, that is the family, peers, teachers and neighborhood. फिर आता है मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम में आता है रिलेशंस बिटवीन दीज कंटेक्स्ट, मतलब फैमिली, पीयर्स, टीचर्स, नेबरहुड, इनके बीच का जो रिलेशन है वो मीसो सिस्टम में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल the relation of parents with the teachers and the view of parents about adolescents, friends etc are experience with which influence an individual's relationship with others। मतलब आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके टीचर से आपको रिलेटेड क्या बातें करते हैं, तो वो मीजो सिस्टम में आता है। माइक्रो में आपका रिलेशन फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, मीजो सिस्टम में फ्रेंड्स फैमिली का रिलेशन आपके भी फ्रेंड्स फैमिली वगैरह इन सब के साथ में, ठीक है, दैट इज मीजो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के अंदर क्या होता है, सोशल सेटिंग, जहां पर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हो पर वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ फादर या मदर उनकी वजह से, वर्क प्लेस वगैरह जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, पेरेंट्स के इंटरेक्शन चाइल्ड के साथ में, या स्कूलिंग, लाइब्रेरी, मेडिकल केयर, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन सब की क्वालिटी किस तरह की है, वो सब आपका एक्सो सिस्टम में आ जाता है। आपका इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल कंडीशंस है ना, अपर लेयर, सराउंडिंग लेयर, अभी हमने डिस्कस किया। मैक्रो सिस्टम में आता है आपका कल्चर, आपके आइडियोलॉजीज, आपके रिलीजियस बिलीव्स, ये सारे कुछ कैसे हैं, कैसे आपको फैमिली ने सिखाए हैं वो। क्रोनो सिस्टम के अंदर आता है कि इंडिविजुअल का लाइफ कोर्स, पूरे उसके लाइफ टाइम में क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मान लो डाइवोर्स हो गया है, पेरेंट्स का इकोनॉमिक सेटबैक हो गया है, उन सब का इफेक्ट चाइल्ड के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये पूरा कुछ देखो ना, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का इनके साथ में रिलेशन माइक्रो सिस्टम, इनका रिलेशन आपस में किस तरीके का है, स्कूल, पीयर, नेबरहुड, फ्रेंड्स, फैमिली का आपस में रिलेशन मीजो सिस्टम। आपके फ्रेंड्स, नेबर, वर्क प्लेस, मास मीडिया, फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनसे मान लो पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया तो आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। मैक्रो में आपके अपने बिलीव्स, ट्रेडिशंस, जो भी आपको सिखाए गए हैं, आपका पूरा कल्चर, और क्रोनो में आपकी पूरी लाइफ टाइम, है ना, आपकी पूरी लाइफ टाइम में क्या क्या सारी चीजें हुई वो सब कुछ। तो दैट इज क्रोनो सिस्टम। रिसर्च में बताया गया है कि चिल्ड्रन इन एम्पावरिज्ड एनवायरमेंट्स हैव अनस्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट डिवॉइड ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, टॉयज एक्सेट्रा एंड लैक एक्सपीरियंसेस सच एज विजिट्स टू लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू एक्सेट्रा। तो बता रहे हैं कि जो बच्चे
ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स जो बड़े ही इनफेक्टिव होते हैं एज अ रोल मॉडल, क्राउडेड नॉइजी सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो उससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी लोकेलिटी बहुत अच्छी होगी तो जैसे अक्सर आपने सुना होगा ना कि जो बच्चे होते हैं जो थोड़े ऐसे स्लम एरियाज में रह रहे हैं या ऐसी लोकेलिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वो उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता उनको। लेकिन जो थोड़ा सा अच्छी हाई क्लास सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, है ना, जहाँ पर मतलब ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं किसी के बीच में डिस्टिंक्शन कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जियोग्राफिकल सेटिंग, उसका अफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो पेरेंट्स मान लो, पेरेंट्स आपको किस जगह पर रखते हैं, कैसा आपको इन्वायरमेंट देते हैं, कैसी आपको सारी चीज़ें देती हैं, सबका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर्स मॉडल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये समझ में आया ना अभी तक जो डिस्कस किया? ठीक है, देखो, मानसी इज डूइंग अ रिसर्च वर्क ऑन ओल्ड एज पीपल and she finds that there are many challenges at this stage, but the most common is dependency. Why dependency mostly affects the old age people? मानसी एक रिसर्च करी थी ओल्ड एज पीपल पे, तो उसको ये समझ में आया कि ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस स्टेज में, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन है डिपेंडेंट। मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसी ना किसी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या अपने किसी के भी ऊपर, तो भी डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा ओल्ड एज लोगों को अफेक्ट करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि देखो डिपेंडेंसी सबसे कॉमन इशू है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, हेल्थ के लिए, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जनरली होता है कि जैसे मान लो आज आप हो, आपके पेरेंट्स अभी आपका ध्यान रख रहे हैं, कल को आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद में आप या तो अपने पेरेंट्स के साथ में रहोगे, मान लो आपका ट्रांसफर वगैरह हो गया तो आप कहीं और चले जाओगे, आपके पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद में आपके पेरेंट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। उनको थोड़ा बहुत कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत थोड़ा बहुत मिल ही जाता होगा, लेकिन वो खुद से कैसे सारी चीज़ें करेंगे? बिल्कुल अकेले हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि अभी के समय में वो अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। जितना भी अर्न करते हैं, जो भी करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अब जब आप लोगों को वो उस पोजीशन पर पहुंचा देंगे कि आपकी जॉब लगी, आपकी फैमिली होगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए हैं, तो अब वो तो अकेले हो गए ना, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उस एक टाइम पर डिपेंडेंसी तो आएगी ही ना, क्योंकि उनको अकेला फील होने लग जाता है। कभी कभी बच्चों का ट्रांसफर हो जाता है या बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत ही अकेला फील होने लग जाता है कि अब हम क्या करें। फाइनेंशियल सपोर्ट भी कभी किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है। मान लो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं उन्हें तो चलो पेंशन वगैरह मिल जाती है, जो नहीं होते हैं, जिन्हें पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो लोग कैसे अपना फाइनेंशियली जो है सारी चीज़ों को करेंगे? किसी को मान लो कभी हेल्थ इशू आ गया, तबीयत वगैरह खराब होगी, तो कैसे खुद से सारी चीज़ें करेंगे? मान लो स्पाउस की डेथ होगी तो और ही ज़्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए डिपेंडेंसी जो है वो सबसे कॉमन चैलेंज है, और इसकी वजह से डिप्रेशन, होपलेसनेस की फीलिंग, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं। And in old age, feeling of loss of energy, dwindling of health, financial assets lead to insecurity and dependency. The elderly tend to look towards other to lean on and to care for them. Indian culture favors dependency of elderly on their children. इंडिया की कल्चर में ही इस एक चीज़ को फेवर किया जाता है कि जब ओल्ड एज में आप आ जाओगे तो आपको केयर की ज़रूरत है, और वो आपको आपके बच्चे ही प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर ओरिएंटल कल्चर्स में जो पेरेंट्स होते हैं, दे रियर देयर चिल्ड्रन विद द होप कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे उनकी हेल्प करेंगे, है ना, कि बुढ़ापे का सहारा काइंड ऑफ चीज़ें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एल्डरली सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग उनको मिलनी चाहिए, एक फीलिंग उनको भी केयर की होनी चाहिए, स्पेशली जब वो किसी क्राइसिस के सिचुएशन में है, क्योंकि वी ऑल नो कि हम सब भी एक दिन बुजुर्ग हो ही जाएंगे। अगर आज आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ में नहीं रखे हो ये सोच के कि मेरे वाइफ है या मेरे हस्बैंड है या मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके ऊपर फोकस करना है, तो कल को आप भी ओल्ड एज में जाओगे, तब आपके बच्चे भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल जो हमेशा चलती रहती है। तो इसीलिए हम सबको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, देखो ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि जब हमारा बर्थ हुआ था, हम बहुत छोटे थे, हमें खाना खाना भी नहीं आता था, हमें पानी पीना भी नहीं आता था, इवन हमें वॉशरूम यूज़ करना भी नहीं आता था। सब कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया। छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, पेरेंट्स की गोद में ही रह के जो है मतलब सब कर देते हैं, वो उनको साफ सफाई सब कुछ करते हैं, बहुत क्लीन रखते हैं उनको, ताकि इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, ये बहुत अच्छे इंसान बने। वही पेरेंट्स जब ओल्ड एज में आ जाते हैं
तो ये जो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये क्या सोचने लग जाते हैं कि अरे वो तो अब उनकी लाइफ ही है, उनको तो ऐसे ही जीना है, कभी वो कुछ गलत बोल देते हैं या कभी कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं तो गुस्सा करने लग जाते हैं। सो ये सबको याद रखना चाहिए कि एक दिन ओल्ड एज में सबको आना है, तो इसीलिए हमको केयर करनी चाहिए। और इंडिया के कल्चर में यही चीज़ें बताई गई हैं, वो पूरा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे इतने भावुक मत हो, इमोशनल मत हो, चैप्टर है ऐसा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और यहाँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कंप्लीट है, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप सो ये सारा कुछ आपको क्लियर है बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना किसी डाउट के। तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। हमारा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। जैसे आप इसको एंटर करोगे, आपके सामने हमारी मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। और जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।